नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथिली स्नेही पर। आप सभी को अभी मैं चैनल मैथिली स्नेही पर हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास रतिनाथ की चाची को मैं एपिसोड बना के आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। कल तक मैं 7 एपिसोड आप लोगों को परोसा, आज 8वां एपिसोड मैं परोसने जा रहा हूँ। और आग्रह, अगर आप मेरे इस एपिसोड सबको मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर या पेज पर में देखते हैं तो पेज प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। और यदि आप चैनल पर देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, पहले नहीं देखे थे, तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर साहित्य की हर विधा आपको उपलब्ध होगी। जितने भी कालजयी रचनाकार हैं, सब रचनाकार की रचना को मैं अब पटल पर में रखना चाहता हूँ। उद्देश्य ये है कि मोबाइल के माध्यम से सभी रचना आप लोगों को मिल जाए। तो लीजिए आज का ये 8वां एपिसोड। पाठशाला में भी जल्दी ही रतिनाथ ने छोटे बड़े विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। पंडित जी भी उस पर प्रसन्न रहते थे, क्योंकि अपने पाठों को वह खूब मन लगाकर याद किया करता था। इसके अलावा जब जिस काम में उस लड़के को लगाते उसमें ज़रा भी आनाकानी नहीं करता। हाँ, पंडित जी का धौला बैल बड़ा बदमाश था। एक दिन रति से उन्होंने कहा कि इसे ले जाकर तालाब से पानी पिलाकर ले आओ। रति ने असमर्थता जाहिर की तो पंडित जी बोले, अरे यह काम तो 7 साल का हमारा मुन्नू कर लेता है। इस पर रति ने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ तो बैल गाय तो है नहीं, फिर हम क्या जाने कि किस तरह पुचकारते हैं। ये बैल सीधी राह पकड़ कर पानी पी आता है। यह पंडित जी बड़े चतुर थे। 12 रुपये महीना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी लेते थे और 5 रुपया राजा बहादुर से भी, पतिया प्रायश्चित से भी कुछ निकल आता था। पुरोहित के काम में भी पंडित जी का दखल था। गरज यह कि कुल मिलाकर पंडित जी की आमदनी 25 रुपया माहवार पड़ जाती थी। अपनी ही दालान में पाठशाला थी। 7-8 बीघा खेत थे। 2 चचेरे भाई थे, 3 लड़कियां, 2 लड़के, 3 गाय बैल, 1 हलवाहा, 1 खेत मजदूर। घर गृहस्थ का छकड़ा मज़े से पंडित जी चला रहे थे। पंडित जी अध्यापन का कार्य उसके लिए उतने महत्व का नहीं था जितने महत्व की खेतीबाड़ी और पुरोहिती। राजा बहादुर दुर्गा नंदन सिंह पंडित जी को खूब मानते थे। अंदर हवेली से रोज़ चंडी पाठ करने का संकल्प पंडित जी के दादा ही करा गए थे। अभी तक उसे यह पंडित जी चलाए जा रहे थे, इसीलिए 12 रुपये सालाना वहाँ से भी मिल जाता था। रक्षाबंधन के दिन राजा बहादुर की कलाई में पंडित जी राखी बांधते थे। विजयादशमी के दिन राजा बहादुर के सिर पर जौ के मृदु मनोरम हरित कौर अंकुर डालाते। इसका भी 1-1 रुपया बंधा था। पर्व त्योहार के दिन कभी पंडित जी अपने घर नहीं खाते थे। ऐसे अवसरों के लिए राजा बहादुर के यहाँ उसका नित्य न्योता रहता था। पेट भर कर खाते थे और अंगोछे में बांधकर भी ले आते थे। राजा बहादुर और उनके पूर्वजों का गुणगान पंडित जी के नृत्य कृत्य का ही एक अंग है। अपने छोटे बड़े छात्रों को पाठ के आदि मध्य या अंत में राजा बहादुर से संबंध रखने वाली कथाएं अवश्य वे सुना जाते थे। और है भी ठीक, बैद्यनाथ धाम में उस साल 9 दिनों तक हरिवंश पुराण रानी ने यदि पंडित जी के मुंह से न सुना होता तो यह लड़की भी नहीं हुई होती। पंडित जी कहा करते थे, यह मेरा ही दुर्भाग्य है कि राजा बहादुर के यहाँ लड़का नहीं हो रहा है। यह कहकर दाएं हाथ की 3 बिजली अंगुलियों में से एक चंदन चर्चित ललाट ठोकने लगते पंडित जी। शुभंकरपुर की उस छोटी सी पाठशाला में नियमित रूप से पढ़ने वाले लड़कों की तादाद 13 थी। उनमें 5 शब्द रूपावली, धातु रूपावली और अमरकोश पढ़ रहे थे। रत्ती पढ़ने में तेज तो था ही, महीना पूरा होते होते अपने साथियों से में प्रमुख हो गया। इस पाठशाला का वायुमंडल उसे और भी स्वतंत्र मालूम पड़ता था। प्राइमरी स्कूल में 30-35 लड़के थे। खजूर की छड़ी लेकर बैठे हुए मुंशी जयवल्लभ की कड़ी मूँछों वाली वह सूरत रति को बहुत भयावनी लगती थी। यहाँ अनुशासन काफ़ी कड़ा था। घर में क्रोधी पिता के डर से जी भर वह कभी मुस्कुरा भी नहीं सका था रति। इस पाठशाला का यह शिथिल अनुशासन रतिनाथ की चेतना के लिए कुछ स्फूर्तिप्रद साबित होने लगा।
यहाँ पंडित जी लड़कों को परेशान नहीं करते थे, बहुत हुआ तो हल्की उंगलियों से कान उमेट दिया, गधा कुत्ता पाजी कह दिया। बस खजूर की उस छड़ी के आगे मीठी सजा का यह संसार रति को रोचक लगा। उनका इसका फल यह हुआ कि उसे मुक्त प्रकृति के साथी मिले, उछल कूद का मौका वहाँ पर में उसे खूब मिला। अपने पिता से कई दफ़े उसने कहा था कि शब्द रूपावली या धातु रूपावली मंगवा दीजिए, अमरकोश की जिल्द बंधवा दीजिए, परंतु जयनाथ ने बराबर झिड़क दिया था। अभी यह तो ख़त्म करो, किताबें आ जाएगी, जिल्द नहीं बंधी तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में तेल छूटा है क्या। भीतर थी भीतर रत्ती का दिल कचोट और आत्मग्लानि से भर उठता था। उसे चाची याद आती। एक दिन बैसाख की बड़ी दोपहरी में वह पाठशाला पहुंचा और लड़के 2-2:30 बजे से के करीब आया करते थे। रति भी समय पर ही आता था, पर आज वह निर्जन दोपहरी में पाठशाला के अंदर घुसा। सरस्वती की एक सुंदर प्रतिमा थी। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की नई प्रतिमा की स्थापना होती थी और साल भर वह प्रतिमा ज्यों की त्यों वहीं रहती थी। दूसरे दिन दूसरे कोनों में एक रद्दी की अलमारी थी, उसी में पंडित जी अपने पुस्तकें रखा करते थे। टूटी होने के कारण ऐसा था कि कोई भी चीज़ यूं ही अंदर रखकर बाहर निकाल सकते थे। लड़कों का जिस दिन खूब खेलने का मन करता उस दिन वे अपनी किताबें अलमारी में डाल देते। सो आज रत्ती ने भी अपनी साथियों को अलमारी के अंदर किताबें डालते देखा था। इधर उधर नज़र मारता और पैर बचाता हुआ अलमारी के पास पहुंचा। अंदर हाथ डालकर 4-6 किताबें निकाली। 3 नई और 3 किताबें उसमें से छांट ली। पुराने अखबार में लपेटकर उन्हें पाठशाला से जरा दूर एक झाड़ी में छिपा दिया। फिर सशंकित चित्त से बार बार झाड़ी की ओर देखता हुआ वह अपने घर चला गया। उस दिन दोबारा रत्ती पाठशाला नहीं गया। अगले दिन सुबह जब पाठशाला पहुंचा तो उसके सभी साथी चोर को गालियां दे रहे थे। रतिनाथ को उन्होंने घेर लिया और ऊपरा ऊपरी कहने लगे, देखो रति, अलमारी के अंदर से किसी ने हमारी किताबें उड़ा ली है। हे सरस्वती माता, आपको तो पता होगा ही जरूर। रति का दिल धड़क रहा था। आज तक उसने बाहर कहीं चोरी नहीं की थी। अपने घर में समय समय पर दुअन्नी, इकन्नी, चौवन्नी, अठन्नी चुराई थी। बाप ने 2-3 दफ़े पकड़ा भी था और आज रति कि इस छोटे से जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उसने किसी से कोई चीज़ चुराई दी हो। रत्ती के अंदर एक धीमी सी आवाज़ आई, धिक्कार है तुम पर रत्ती, अपने साथियों की किताब तुम चुरा ले गए। झूठ हुआ 25 बार बोला है, मगर हाथ आग में तपाए हुए लोहे के लाल गोले की भांति इतना असहज झूठ रत्ती के कंठ से कभी बाहर नहीं निकला। वह बोला, चोरी नहीं, चोरी नहीं, किसी ने देखने के लिए उठा ली होगी। साथी एक साथ चिल्ला उठे, अरे भाई, इन छोटी छोटी किताबों की ज़रूरत और किसको पड़ी होगी, भूत प्रेत तो कोई आए नहीं होंगे। अच्छा, परसोनी का जुगल कामित कटोरा चलाना जानता है, जिस साले ने हमारे किताब ली होगी उसके ऊपर कटोरा ना चलवाया तो मेरा भी नाम फलना नहीं। यह सुनकर रतिनाथ का चेहरा फक हो गया। बच्चा था वो भी। अब सुनिए, उसे लगा कि चोरी का दाग दानव बनकर उसको निगल जाएगा। पिता सुनेंगे तो कच्चे खा जाएंगे। हे भगवान, बेचारे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शौच जाने का बहाना कर वह नज़दीक के पोखर की ओर चला गया। उसके मुंह से इतनी सी भी बात नहीं निकल सकी, साथियों, कटोरा चलवाने की क्या ज़रूरत। पाठशाला के सभी लड़कों को सुनाकर यह कह दो, शाम तक नहीं तो कल सुबह तक अलमारी के अंदर किताबें वापस नहीं आई तो हम परसौनी जाकर चोर पर कटोरा चलवाएंगे। रत्ती शौच के लिए गया तो पोखर के भिंडे के नीचे उतरकर इमली के एक बूढ़े पेड़ के आड़ में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अविरल प्रवाह चुपचाप बह रहा गया। लेकिन आज चाची नहीं थी। अपनी धोती की खूंट से आंसू पोंछती और पीठ पर हाथ फेरते हुए चुमकारती पुचकारती। वह सूने मन से बड़ी देर तक रोता रहा। उसने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली। अंत में वापस लौटा और पोखर में नहाने के बाद घाट पर घुटने भर पानी के अंदर धंसकर उन्होंने मुंह हाथ पैर धो लिया। पानी से निकलकर अंगोछे से फटे पुराने कपड़े से चेहरा पोछा और पाठशाला आ गया। वहाँ वो अपनी किताबें लेकर जब पढ़ने बैठा तो सत्तो यानी सत्यनारायण ने कहा, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है रत्ती, क्या हुआ है। पोखर पर गया था, उड़ते कीड़े पड़ गए हैं, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, मसलने से आंखें लाल हो गई, रत्नाथ ने जवाब दिया। उस दिन दोबारा वो पाठशाला
नहीं गया। अगले दिन अलमारी में गायब किताबें मौजूद थी। किताबें मिलने की खुशी में सत्तो, परमा, उत्तिम, नित्या और रत्ती पांचों साथियों ने मिलकर सरस्वती मैया को 5 पैसे की मिठाई अगले इतवार को चढ़ाना मंजूर किया। तो श्रोताओं, आप लोगों के समक्ष ये 8वां एपिसोड मैंने आज रखा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। अंत में मैं यही कहता हूँ कि हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में जहाँ भी रहते हो, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।